Hello everyone, I welcome you all to the editorial series where we discuss important editorials from The Hindu and Indian Express. Today it's 14th of June and we will be doing the important topics of the issues in the India's aviation sector in the recent context of the Ahmedabad flight crash. We will also talk about the topic of Israel-Iran conflict जहां पर इजराइल ने बॉम्बिंग्स की है on the Iran's nuclear facilities. We will discuss कि ये क्यों कर रहा है इजराइल, what can be the implications of this at the global as well as on India and what can be the way forward. So let's start. The rot starts at the top of the aviation leader. क्या मतलब है इसका? It is saying कि जो higher authorities हैं until and unless they become proactive, they take action, तब तक ये जो एविएशन सेक्टर में कंटिन्यूसली हम इश्यूज देख रहे हैं, मैल फंक्शंस देख रहे हैं, एक्सीडेंट्स देख रहे हैं, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्टॉप इट. यहाँ पे ये एक मर्फीज लॉ का एक वर्जन लेकर आए हैं, दैट इज if there is a possibility of several things going wrong, the one that will cause the most damage will be the one to go wrong. तो इस तरह के कोड्स वगैरह आप भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस. यहाँ पर क्योंकि आज चाहे वो द हिंदू हो चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, दोनों में ही अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश से लेकर एडिटोरियल्स थे. तो मैंने द हिंदू के जो दो एडिटोरियल्स थे उनको साथ में क्लब करके पूरा एक्सप्लेन किया है और फिर इंडियन एक्सप्रेस के भी दोनों एडिटोरियल्स को साथ में क्लब करके एक्सप्लेन कर दिया है. तो ये अगर हम देखें तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि ये आपके कौन से जीएस पेपर के साथ अलाइन करता है, कौन से टॉपिक में आता है. तो ये यहाँ पर आपका जीएस 2 का गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि डीजीसीए एक्सेट्रा इनसे लिंक्ड है. जीएस 3 में ये डिजास्टर मैनेजमेंट से भी लिंक्ड है बिकॉज इट वॉज अ डिजास्टर जहां पर मेडिकल कॉलेज के बच्चों को भी अफेक्ट हुआ था अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स इन द एयरक्राफ्ट. तो कितना इंडिया इस तरह के डिजास्टर्स के लिए हम कितने रेडी हैं, that is also a topic that needs to be covered. So, as we all know कि जून 12 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग 787 इट क्रैश्ड. जस्ट उसने टेक ऑफ ही किया था अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से और उसके बाद वो क्रैश हो गई. अब इसके ऊपर काफी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं. हमने कल डिस्कस भी किया था व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉजेस, और अभी अगर आप लोगों ने न्यूज फॉलो की होगी तो आपने देखा होगा कि एक ब्लैक बॉक्स भी डिस्कवर किया गया है. ओवर 300 फेटिलिटीज हुई हैं. 300 से ज्यादा कैसे हुई है? 242 तो जैसे एयरक्राफ्ट में थे, फिर क्योंकि उसने मेडिकल कॉलेज के मेस में जाके क्रैश किया है एयरक्राफ्ट ने, तो वहां पर जो बच्चे वर जस्ट हैविंग देयर लंच, एमबीबीएस डॉक्टर्स, दे ऑल्सो हैड टू सफर दीज फेटिलिटीज. सिर्फ एक ही सर्वाइवर है, ओके, मिराकुलसली ही सर्वाइव. उसकी एज वी ऑल आर सेइंग इंस्टाग्राम पे उसका सीट नंबर बार बार आ रहा है, सीट 11A. So, aircraft hit a recorded barometric altitude of just 625 feet before the crash, marked as the first hull loss of a Dreamliner in India. तो Dreamliner का ये पहला लॉस है इंडिया में. ये काफी सिग्निफिकेंट है एज इसकी सेफ्टी काफी ज्यादा अच्छी थी, एडवांस थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कंसर्न्स भी थे जैसे कि एवियोनिक रिडंडेंसी, ट्विन इंजन रिलायबिलिटी एंड फ्यूल एफिशिएंसी. ये तो इसकी अच्छी चीजें हैं, बट कंसर्न थे फॉर एग्जांपल इसमें असेंबली लाइन क्वालिटी इश्यूज देखने को मिल रहे थे, बैटरी फायर इंसिडेंट्स, आइस अक्यूमुलेशन प्रॉब्लम और इन फ्लाइट फायर 2024 में हमें देखने को मिली थी. तो ऑल्दो ये अपनी एडवांस सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, बट देयर वर इश्यूज एज वेल. 2013 में मल्टीपल 787 मतलब ये जो बोइंग एयरक्राफ्ट है वह ग्राउंडेड ग्लोबली. ग्लोबली पूरा अराउंड द वर्ल्ड ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, ऐसा नहीं है कि इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ इंडिया में ही यूज किया जाता है, ओके, इसको ग्लोबली यूज किया जाता है. जहां पर बहुत सारे 787 को रख दिया गया था, उनको यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि उसमें मल्टीपल बैटरी रिलेटेड फायर्स थे. अब यहाँ पर ये चीज जरूर एक कंसर्न की है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस तरह के एक्शंस क्यों नहीं लिए. क्या हमारी फ्लाइट्स के प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट्स नहीं होते हैं? नाउ, पॉसिबल कॉजेज जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, जैसे कि क्या ज्यादा लोड होने की वजह से ये चीजें हुई. अब वो जो ब्लैक बॉक्स मिला है, अब ये सब इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, बट इन्वेस्टिगेशन तो ठीक है और कंपनसेशन भी लोग दे रहे हैं. बट यस्टरडे आई रेड अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे अडॉटर वो सेइंग कि मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे देती हूँ, क्या आप मेरे पापा को वापस ला सकते हैं? तो जो चला गया वो चला गया, ठीक है, कंपनसेशन आप दे सकते हो, लेकिन द मेजर थिंग दैट शुड बी डन ओवर हेयर इज कि अच्छी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट मैकेनिज्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा ये यूज करनी है ताकि आगे ऐसा कोई भी इंसिडेंट ना हो.
देन एम्बिएंट टेम्परेचर एंड इंजन परफॉर्मेंस मिसमैच हो सकता है, इम्प्रॉपर विंग सरफेस सेटिंग्स, बर्ड स्ट्राइक हो सकते हैं, या फिर पायलट का इम्प्रॉपर रिएक्शन होगा जब वार्निंग्स वगैरह आ रही होंगी। सीसीटीवी और रन अवे डेटा एनालिसिस हमको दिखाता है कि एयरक्राफ्ट जो है अपनी सेंटर लाइन से दूर हो गया जस्ट आफ्टर द टेक ऑफ, इंजन स्टॉल लाइक बिहेवियर, शायद ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, एग्जैक्ट तो अभी नहीं पता है, अब इन्वेस्टिगेशन होंगी तो पता चलेगा। अब इस समय पॉसिबल लाइक यहाँ पर ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका मेजर कॉज क्या है, तो इट इज बेसिकली, जो अगर हम ब्रॉडली देखें तो एविएशन गवर्नेंस का फेलियर है ये। वो चाहे डीजीसीए हो, एयरपोर्ट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हो, जो कि डीजीसीए जैसे कि बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं रहा है सेफ्टी ऑडिट्स। अगर प्रॉपर सेफ्टी ऑडिट्स हुए होते तो इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं होता। तो ये है जो मेन बात होनी चाहिए इस वक्त देश में, एडिकेट ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास इंस्पेक्शन के लिए। ओनली अराउंड 30 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स हैं, तो जब लोग ही नहीं होंगे इंस्पेक्ट करने के लिए तो इंस्पेक्ट कौन करेगा। फिर अगर हम जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इट हैज ऑल्सो फेल टू, ऑब्वियसली जो टॉप लेवल, तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में बेसिकली यही बात हो रही है कि टॉप लेवल पे जो लीडर्स इसको हेड कर रहे हैं वो अगर ठीक से काम कर रहे होते तो इस तरह का इंसिडेंट नहीं होता। तो डिसाइसिवली एक्ट नहीं किया है उन्होंने, लॉन्ग स्टैंडिंग सेफ्टी वार्निंग्स पे ओनली रिएक्ट। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी बस पोस्ट रिएक्शन होता है कि कंपनसेशन दे देते हैं, यहाँ इसको विजिट करने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, बट आपने इससे सीखा क्या? ओके, आप अब क्या करेंगे आगे ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो? तो अब बस 4-5 दिन लोग बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुअर बर्ड कंट्रोल सिस्टम। तो बर्ड्स की वजह से रिपीटेड इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बर्ड कंट्रोल सिस्टम है उस पर इम्प्रूवमेंट नहीं लाई जा रही है। रनवे मेंटेनेंस, सेफ्टी अपग्रेड, सभी बहुत ज्यादा सब ऑप्टिमल है। तो अब इस ये सब देखकर तो मुझे भी फ्लाइट में चढ़ने से पहले बहुत डर लग रहा है, लाइक आई एम रीडिंग ऑल दिस, बर्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, पता चला वी आर नो मोर अलाइव। सो दिस इज अ ह्यूज सेफ्टी कंसर्न जिस पे बात होनी चाहिए और बहुत ज्यादा काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें एक डेटा की बात करें तो इंडिया में ओवर 1500 बर्ड हिट केसेस हो गए 2023 में। अहमदाबाद एयरपोर्ट टॉप 5 है ऐसे इंसिडेंट्स में, तो इट्स हाई टाइम दैट एक्शन शुड बी टेकन। अब ओनरशिप और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या क्या है एयर इंडिया में, तो एयर इंडिया प्राइवेटली ओन्ड है बाय टाटा सन्स, और 25% शेयर होल्डिंग सिंगापुर एयरलाइंस की भी है। Currently, it is managing an unprecedented 4 airline merger under the project Vihan AI। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट ये लोग हैंडल कर रहे हैं अकेले, तो इस सिनेरियो में सब कुछ ध्यान रखना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट ओवर हियर। मर्जर कॉम्प्लेक्सिटी डाइवर्ट कर रही है फोकस सेफ्टी अपग्रेड्स इन सब चीजों से। ठीक है, इनको कमर्शियल एक्सपेंशन के साथ, ठीक है आप एक्सपैंड कर रहे हो दैट्स गुड, बट उसके साथ आपकी क्वालिटी डिग्रेड नहीं होनी चाहिए। Regulatory and legal inertia, PIL seeking judicial oversight but were dismissed। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट का रोल देखें, अल्टीमेटली इट्स लाइक कि अगर हमें किसी भी चीज में रिलीफ चाहिए तो हमें पता है कि हाँ जुडिशरी हमारी जरूर मदद करेगी, बट एविएशन सेक्टर में जुडिशरी भी इतना ज्यादा कुछ स्टेप देखने को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट लेफ्ट डिसीजन टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑन वेदर केस शुड प्रोसीड। इंडिया का वीक एविएशन लीगल फ्रेमवर्क ये दिखा रहा है कंपेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर हम इसका कंपैरिजन करें यूएस से, तो वहां पर नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड है जो कि इंडिपेंडेंटली क्रैशेस को इन्वेस्टिगेट करता है। फिर यूके में भी इसी तरह से, जो कि ट्रांसपेरेंट इंक्वायरीज इंश्योर करता है। पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन गैप्स भी हैं। इनिशियल क्रैश रिस्पॉन्स जो था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कोई टाइमली अपडेट्स नहीं थे डीजीसीए से कि ब्लैक बॉक्स आपने रिट्रीव कर लिया है नहीं कर लिया है। पब्लिक स्पेक्यूलेशन फ्यूल्ड ड्यू टू कम्युनिकेशन फेलियर, क्योंकि पूरा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रहा था तो लोगों में और ज्यादा स्पेक्यूलेशन थे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हम सेफ है या नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर, इंडियाज एविएशन ग्रोथ वर्सेस सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस। तो इंडिया जो है ग्रोथ हमारी बहुत ज्यादा है, अगर हम देखें तो हम थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है ग्लोबली। ठीक है, 520 मिलियन पैसेंजर्स हम 2027 तक लेकर जाएंगे एनुअली, बाय 2027 रैपिड ग्रोथ हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ सेफ्टी ऑडिट, ट्रेनिंग सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट और मैन पावर इंप्रूव नहीं हो रही है। ग्रोथ तो हो रही है क्योंकि लोग घूमने जा रहे हैं, लोगों को ट्रैवल करना है, बट क्या हमारी एयरलाइंस इसके साथ ग्रो कर पा रही हैं, क्या वो इसके साथ अपडेटेड रह पा रही हैं? 81st IATA मीट में न्यू दिल्ली में इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ फास्ट एक्सपांडिंग एविएशन हब, येट ऑल्सो फ्लैग्ड फॉर गैप्स इन सेफ्टी कल्चर। तो ये जो एविएशन की जो मीट हुई थी इसमें बताया गया कि हाँ इंडिया में एविएशन ग्रोथ तो हो रही है डेफिनेटली नो डाउट, बट यहाँ का सेफ्टी कल्चर बहुत अच्छा नहीं है।
अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर्स चाहिए हमको, जैसे कि रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, बर्ड डिटेक्शन, रिपेलेंट सिस्टम, वेदर एडजस्टेड कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत है। फिर इसमें आप इसको, जैसे जब भी आप रिफॉर्म्स लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ एविएशन वाले, कोई से भी रिफॉर्म्स आप लिख रहे हैं तो उसको कुछ चीजों में डिवाइड कीजिए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड, फिर इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी रिफॉर्म, जैसे कि इंडिपेंडेंट एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन आप बना लीजिए। जब प्रॉपर हमारे पास एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन बॉडी होगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या क्या कॉजेज होते हैं एयर क्रैश के, तभी तो उन चीजों पे फिर हम वर्क कर पाएंगे, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर पाएंगे। जैसे कि अंडर मेंटोरशिप आई ऑफन से कि हम आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इधर भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने हैं, तभी उन पे वर्क कर पाएंगे। तो डीजीसीए इंस्पेक्टर्स का नंबर आप इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि ऊपर हमने देखा कि हमारे पास इनफ नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉपर ऑडिट नहीं हो पा रहा है। तो फिर ऑपरेशनल रिफॉर्म्स भी, जैसे कि साइमुलेशन बेस्ड इमरजेंसी ट्रेनिंग सभी पायलट्स के लिए, सेफ्टी मॉड्यूल्स होने चाहिए, और जुडिशरी और लेजिस्लेचर को भी इस पे वर्क करना चाहिए, जहाँ पे प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आ सके। तो ये तो मैंने आपको बता दिया मेंस का इसमें लिंकेज क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ विदाउट रेगुलेशन लीड्स टू कोलैप्स, नेग्लेक्ट ऑफ सेफ्टी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ स्लो मूविंग डिजास्टर। ये मेंस क्वेश्चन है विच आई थिंक यू ऑल मस्ट अटेम्प्ट। इंडियाज रैपिड एक्सपेंशन इन सिविल एविएशन हैज नॉट बीन मैच्ड by institutional preparedness, regulatory oversight, and safety mechanisms. In light of recent aviation disasters, critically examine the challenges in India's aviation governance and suggest structural reform. So I would like all of you to attempt this question. यहाँ पे जैसे आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये टेल वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो टेल वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिटिकली एग्जामिन दिया हो, तो क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि आपको यहाँ पर पहले इसके नेगेटिव्स ज्यादा हाईलाइट करने, यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन इट। ओके, सो व्हाट आर दी चैलेंजेस, आपको प्रॉब्लम्स ज्यादा लिखनी है, and then you can definitely come to the reforms. Now, again, another editorial on aircraft crash. This is by Jitendra Bhargav, who is the executive director of Air India. So, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये दोनों एडिटोरियल्स इंडियन एक्सप्रेस में आए थे, इसमें भी काफी हद तक सेम बातें ही हो रही हैं। ओके, तो ये 1985 की कनिष्का बॉम्बिंग के बाद वन ऑफ द वर्स्ट डिजास्टर है। अगर इसमें हम देखें तो ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है। ओके, जहां पर जैसे कि जो ऑलरेडी एयरक्राफ्ट में लोग थे और मेडिकल कॉलेज में, तो अगर इसका हम लिंकेज देखें जीएस पेपर 4 के साथ, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस फेल हुए हैं यहाँ पर, जिनका काम है टू एंश्योर डिग्निटी एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। एयरक्राफ्ट मॉडल एंड सेफ्टी रिकॉर्ड ऑफ बोइंग 787 की अगर हम बात करें तो इसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तक 1 बिलियन पैसेंजर्स ग्लोबली कैरी कर चुका है। एडवांस सेफ्टी मेजर्स इसमें है, लेकिन ये कंसर्न्स जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया हाईलाइट किए गए। ये चीज आप जीएस 3 से लिंक कर सकते हैं, जहां पर इंडिया हेविली रिलाई करता है इम्पोर्टेड एयरक्राफ्ट, हाईलाइटिंग द नीड फॉर स्ट्रॉन्गर एयरवर्दीनेस एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म्स। प्रोबेबल कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। एक्सपर्ट्स आज रिस्ट्रेंट, और वो बोल रहे हैं कि प्रोबेबल कॉजेज की जगह आप ब्लैक बॉक्स और सब कुछ सामने आने दीजिए, और उसके बाद देखते हैं कि क्या किस वजह से ये हुआ। ठीक है, तो ये स्पेकुलेशंस तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एयरपोर्ट जोनिंग, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा, ये सब का, इस सब ये कुछ चीजें हैं जो आगे के लिए इम्प्रूव हमको करनी है, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो है वो एक रेसिडेंशियल हॉस्टल एरिया में वो हो गया है, ठीक है, क्रैश हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एयरपोर्ट के आसपास कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ओके, वो एक खाली जगह पे होना चाहिए। अगर इन केस वो क्रैश हो रहा है तो एटलीस्ट किसी जंगल में जाके हो, किसी खाली जमीन पे जाके हो, यहाँ पे वो हॉस्पिटल में जाके क्रैश हो गया। तो इमरजेंसी बफर जोन्स नहीं है। दिस इज डीजीसीए गाइडलाइंस रिक्वायर 150 मीटर टू 300 मीटर क्लियर जोन्स नियर रनवेज, जो कि रेयरली एनफोर्स हो रहा है। ये आपका जीएस 2 और एसए दोनों में काम आ सकता है। इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी गैप्स हैं, जैसे कि डीजीसीए जो है उसके पास प्रॉपर ऑटोनॉमी नहीं है, प्रॉपर पेनल्टीज नहीं इम्पोज कर सकता है, और स्टाफ और रिसोर्सेज नहीं है। एक डेटा है पायलट एसोसिएशन का जो कि बता रहा है कि इंडिया के पास पायलट शॉर्टेज भी है, जिसकी वजह से एविएशन सेफ्टी, अब क्या होगा, पायलट शॉर्टेज है तो कम पायलट्स को ज्यादा काम करना है, तो उनकी हेल्थ, ठीक है, वो ओवरबर्डन है, ओवरवर्कड है, हो सकता है पायलट का अटेंशन उतना सही नहीं हो, उसको स्लीपी फील हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। मैसिव ग्रोथ हुई है लेकिन सेफ्टी अपग्रेड्स नहीं है। इंडिया एविएशन सेफ्टी रैंकिंग इंप्रूव ग्लोबली बट एनफोर्समेंट रिमेन्स वीक। कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी है यहाँ पर टाटा सन्स की, इट इज द ओनर ऑफ एयर इंडिया, ठीक है, तो ये एथिकली रॉन्ग है ऑन द पार्ट ऑफ टाटा सन्स एज वेल। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि काफी ज्यादा ये लोग एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं, बट उसके साथ इनको स्किल अपग्रेड करनी है। ये आपका जीएस 4 में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे लिंक हो जाता है।
इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इंडिया में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है विद हेल्प फ्रॉम एनआईए, बोइंग एक्सेट्रा, जैसे कि ब्लैक बॉक्स एनालिसिस, क्रू ट्रांसक्रिप्ट, एयरक्राफ्ट हिस्ट्री, वेदर डेटा, ये सब देखा जाएगा। जो एडिटोरियल है वो अल्टीमेटली यही हाईलाइट कर रहा है कि एक ट्रांसपेरेंट और इंटरनेशनली मॉनिटर्ड प्रोब होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसे डिजास्टर्स नहीं हो। कंपनसेशन वर्सेस जस्टिस, ये आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंपनसेशन नेसेसरी है, बट वी नीड अकाउंटेबिलिटी, वी नीड सिस्टमिक चेंजेस ताकि आगे ऐसा नहीं हो। तो कोर इश्यूज जो हमें एड्रेस करने हैं विद दैट इज की प्रॉपर सेफ्टी एनफोर्समेंट हो। अर्बन जोनिंग पुअर है तो क्लियर जोन्स होने चाहिए अराउंड एयरपोर्ट्स। एयरक्राफ्ट क्वालिटी, मोस्टली हम इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट पर डिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट चेक्स, लोकल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं है उसको इंप्रूव कीजिए। अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज कि ये एक ट्रैजिक रिमाइंडर है, ठीक है, सेक्टर्स लाइक एविएशन, ग्रोथ मस्ट नॉट कम, ग्रोथ हो रही है लेकिन इट मस्ट नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नेंस। तो एक प्रॉपर ओवरहॉल चाहिए हमारे एविएशन सेक्टर को टू मेंटेन पब्लिक ट्रस्ट अगेन। नाउ लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत सारा हमने डिस्कशन कर लिया है। आई हैव अ ह्यूज गट फीलिंग कि मेंस में एविएशन सेक्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मुझे बहुत ज्यादा ये लग रहा है। ओके, तो आई बिलीव कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स अब मेंस लिख रहे हैं उनका ये टॉपिक पे बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। ओके, एंड दे शुड बी एबल टू राइट आंसर्स ऑन दिस। इजराइल्स बिगेस्ट एवर अटैक एट द हार्ट ऑफ ईरान, तो इसराइल ने जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पर अटैक कर दिया है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका ऑब्वियसली GS 2 पेपर से रेलिवेंट है और GS 3 में इंटरनल सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो अभी 13 जून को इसराइल ने अटैक किया है ईरान की नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी। तो ये आपका प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नतान्ज अगर आता है तो वेयर इज इट लोकेटेड, ईरान में। यहाँ पर देखिए आप में से काफी लोग लाइक अभी प्रीलिम्स 2025 हुआ, सो व्हेन आई वाज मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर प्रीलिम्स, so it was like many people were struggling with mapping। तो मैपिंग में मैं क्या करती थी, जैसे कि आज मुझे दिखा दो कंट्रीज बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, इसराइल एंड ईरान। सो आई यूज टू लुक एट देयर पोजीशन कि कौन सी सीज से सराउंडेड है, कौन से माउंटेन्स है, बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है। आई थिंक दिस इज व्हाट यू ऑल्सो शुड डू। जो आइए ये सेंसर तो इसराइल ने ये किया क्यों? तो बेसिकली क्या हुआ कि अभी हाल ही में आइए ये इन सब ने देखा कि इसराइल ईरान ना अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बढ़ा रहा है, और जो कि इसराइल के लिए खतरा है क्योंकि वो दोनों नेबर्स हैं। तो इसराइल कभी नहीं चाहता कि ईरान अपनी न्यूक्लियर न्यूक्लियर ज्यादा पावरफुल हो पाए। ओके, तो दैट इज वाई उसने उसकी फैसिलिटीज पे अटैक कर दिया ताकि वो बढ़ ही नहीं पाए। Rekindle debates around preemptive defense, triggered economic and strategic ripple effects globally, including for India। की एलिमेंट्स क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक टारगेट किया जैसे कि नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी जहां पर ईरान का कोर यूरेनियम एनरिचमेंट साइट है। देन मिलिट्री साइट्स, मोर देन 12 मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर्स जैसे कि इस्फहान, तबरीज, ये सब ईरान में, वहां पर उसको टारगेट किया। टारगेटेड अटैक्स थे। कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियर ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड जनरल्स वर किल्ड, जैसे कि मोहम्मद बगेरी, ठीक है, जो लोग उनके यहाँ लगे हुए हैं न्यूक्लियर व्यूक्लियर बनाने में, उनको उन्होंने मार दिया इजरायली लोगों ने, इजरायली गवर्नमेंट ने। क्यों किया है? क्योंकि आईएईए रेजोल्यूशन उसने डिक्लेयर किया कि ईरान जो है वो सेफगार्ड के साथ कंप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट ज्यादा बढ़ा रहा है जिससे कि लाइक न्यूक्लियर वेपन्स बन सकते हैं। तो प्रायर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स टू यूएस अथॉरिटीज अक्यूज्ड ईरान ऑफ सेफ्टी लैप्सेस। तो अब इसराइल ने सोचा ये लोग तो बस यही बता रहे हैं कि सेफ्टी लैप्स हो रहा है, ये वो एक्शन तो ले नहीं पा रहे, तो उसने जाके अटैक कर दिया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। Israel's long-standing doctrine of preemptive strikes against existential nuclear threats, उसने सोचा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाए उसके पहले ही हम अटैक कर देते हैं इन पे। इम्प्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है वेस्ट एशिया में, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, अब इंडिया के लिए भी कंसर्न रहेगा क्योंकि हम वहां से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, अब वहां पे इंस्टेबिलिटी है तो थोड़ा उन कंट्रीज के साथ, अब जैसे सपोज करो ईरान खुद ही वॉर पे है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका, तो वो क्या कोऑपरेट करेगा हमारे साथ, उसकी तो खुद ही लड़ाई चल रही है। सेम गोज विद इसराइल एज वेल, तो वो रिलेशंस अभी इस वक्त नहीं चल पाएंगे ठीक से। तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की फिर ईरान ने अपने हिजबुल्ला, हाउतीज और शिया मिलिशिया से, ये क्या होता है, प्रॉक्सी वॉर होती है इनके बीच में। तो ईरान ने क्या कर रखा है, जैसे पाकिस्तान ने अपने ये बना रखे हैं ना टेररिस्ट ग्रुप्स, और उनको यूज करके इंडिया पे अटैक करता है, ऐसे ही इसराइल के साथ होता है। ईरान के टेररिस्ट ग्रुप से खुद से अटैक नहीं करता, इनसे अटैक करवाता है। फर्दर डिस्टेबलाइजेशन ऑफ अ रीजन ऑलरेडी रीलिंग फ्रॉम सीरिया, गाजा, लेबनान, ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और ऊपर से ये इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट भी। इंटरनेशनल नॉर्म्स का इरोजन हो गया, वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर,
प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस विदाउट एक्चुअल आर्म्ड अटैक लैक्स ग्लोबल कंसेंसस। तो अब यूएन इस सब में कर क्या रहा है, यहाँ लड़ाई हो रही है, कहीं रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। सो दिस इज ऑल्सो द फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू एंश्योर पीस। ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम्स इनको भी वीकन कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन पे इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ईरान इज एन इम्पोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। अब उसकी खुद में अगर वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे अगेन। इम्प्लीकेशंस इंडिया के लिए तो सबसे पहले तो एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क, क्योंकि 80% ऑफ क्रूड ऑयल हम डिपेंड करते हैं। एनी ब्लॉकेड और डिसरप्शन एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुड इन्फ्लेट एनर्जी इंपोर्ट बिल्स, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान के पास है, वहां पे अगर ब्लॉकेड हो जाता है तो क्या होगा कि वहां से ऑयल नहीं आ पाएगा, ऑयल नहीं आ पाएगा तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और अगर उस कंडीशन में भी ऑयल आता है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। डायस्पोरा सेफ्टी, अब वहां पे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस सिनेरियो में जो हमारे लोग वहां पर हैं उनकी सेफ्टी एक कंसर्न है, क्योंकि ओवर 8 मिलियन इंडियन सिटीजन गल्फ में रहते हैं। रिपैट्रिएशन मिशंस वगैरह फिर हमें करने पड़ेंगे, रेमिटांस भी इससे डिसरप्ट हो जाएगा। स्ट्रैटेजिक डायलेमास, इंडिया शेयर्स स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज विद इसराइल। अब इसराइल और ईरान दोनों ही इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वक्त इंडिया किसको सपोर्ट करे, क्या करे, कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो इंडिया मस्ट वॉक अ टाइट रोप ऑफ न्यूट्रलिटी। इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, बिकॉज इट पासेज थ्रू चाबार पोर्ट ऑफ ईरान, ठीक है। तो अब इस सिनेरियो में हमारी रीजनल कनेक्टिविटी का क्या होगा, दैट इज ऑल्सो एन इशू। Non-proliferation commitment. So India is not a signatory to nuclear non-proliferation treaty, but upholds responsible nuclear behavior. बट अगर इस तरह के न्यूक्लियर अग्रीमेंट्स इरोड होंगे तो इसकी वजह से रीजनल न्यूक्लियर आर्म्स रेस हो सकती है। इंडिया का प्रिंसिपल पोजीशन ऑन यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी आर्मामेंट को भी वीकन कर सकता है। क्रिटिकल डायमेंशन, सबसे पहले जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, क्योंकि जो एथिकल एंड लीगल कंसर्न्स अगेंस्ट यूनिलेटरल मिलिट्री एक्शन जो कि इसराइल ने लिया है, तो इंटरनेशनली भी ये एथिकल नहीं है। सिक्योरिटी के कंसर्न में लिमिटेशंस ऑफ कन्वेंशनल डिटरेंस, इमरजेंस ऑफ साइबर इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रीएम्प्टिव वॉरफेयर। ग्लोबल गवर्नेंस, यूएन और आईएईए का रोल वीकर हो गया, कर क्या रहे हैं ये लोग, ओके। सो और यहाँ पर जैसे कि सिविलियन डेथ्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा, तो ये एक जस्ट वॉर थ्योरी जो कि एक एथिकल एस्पेक्ट है उसको भी रेज करता है कि इज वॉर बेनिफिशियल, ठीक है, वॉर कितनी एथिकल है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। वे फॉरवर्ड यहाँ पे तो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इनका एक जेसीपीओए था, ठीक है, ईरान के साथ, जहां पर उसको बोलते थे कि आप अपना एनरिचमेंट वगैरह कम कीजिए। तो दोबारा से इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स ये सब कर सकते हैं। आईएईए, यूएनएससी, इनको थोड़ा अपना इनको थोड़ी रिस्पॉन्सिबली काम करना पड़ेगा। साइबर वॉरफेयर और प्रीएम्प्टिव नॉर्म्स में तो इंटरनेशनल नॉर्म्स आप बनाइए साइबर प्रीएम्प्टिव अटैक्स पे। यूएन बैक डॉक्ट्रिन भी करा सकते हैं प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स पे। इंडिया को इस वक्त स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करने की जरूरत है बिटवीन इसराइल, ईरान एंड द वेस्ट। एनर्जी सोर्सेज आप डाइवर्सिफाई कीजिए, सिर्फ क्रूड ऑयल पे डिपेंड मत होइए, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सब हम कर सकते हैं। डायस्पोरा प्रोटेक्शन के लिए ऑपरेशन वगैरह करने पड़ेंगे हमको। इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल्स, रीजनल आउटरीच बढ़ाइए, एनहांस कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया बाईपासिंग ईरान। तो आपको अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करके रखने पड़ेंगे, सिर्फ एक जगह पे अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे सो दैट कैन बी एन इशू। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, इंडियन नेवी प्रेजेंस इन अरेबियन सी, गल्फ एक्सेट्रा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, दो क्वेश्चंस हैं जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड यू कैन सेंड द आंसर्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल और इन द कमेंट सेक्शन। तो इसराइल ईरान क्राइसिस जो है वो कोई एक रीजनल फ्लैश पॉइंट नहीं है, उसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस हैं। हेंस बोथ द पावर्स मस्ट प्रैक्टिस रीस्ट्रेन। इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस वक्त काम करना चाहिए इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। So, this was all about today's editorial analysis. I hope you all are enjoying this breakdown. Thank you for watching this video and good luck.